हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आइडियन फ्यूजन बाय ट्राइम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं आपका सब्जेक्ट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, आपका डीएससी का सब्जेक्ट है ये, किसी का 2 को एग्ज़ाम है, किसी का आगे पीछे है, तो सबका मतलब ये जिसका भी सब्जेक्ट है डीएससी, तो आज इसको हम बहुत ही ईजी सा सब्जेक्ट है, तो ज़्यादा मैंने सोचा नहीं कि इसके ऊपर अलग अलग पार्ट के अंदर वीडियोस बनाऊं। इसके मैं डायरेक्ट डालता हूं वन शॉट, और वन शॉट के अंदर ये काफ़ी छोटा सा ही चैप्टर है जिसके अंदर आपका ये बहुत ही जल्दी हो जाने वाला है। इसके अंदर ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला। और जो और दूसरे बच्चों के सब्जेक्ट हैं जैसे बीआरएम वगैरह, उन पर वर्क करने के लिए मुझे टाइम चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो के अंदर जो नोट्स हैं या परचेज़ करने हैं तो मैं नीचे टेलीग्राम की लिंक डाल दूँगा, आपको पता है, वहाँ पर आप आकर मैसेज कर देना और अपने सब्जेक्ट का नाम लिख देना, और आप फॉर द ₹150 ये पूरी पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं। तो करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। सबसे पहले इसके अंदर यूनिट 1 के जो आता है वो आता है कम्युनिकेशन प्रोसेस। कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है और उसके बेसिक्स क्या हैं और उसके एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले समझते हैं कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन क्या, बातचीत, ठीक है ना। कम्युनिकेशन के अंदर हम क्या चीज़ करते हैं, कम्युनिकेशन पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम आइडिया शेयर करते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं या फीलिंग शेयर करते हैं। कौन, जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में आइडिया, इन्फॉर्मेशन या फीलिंग शेयर करते हैं, इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं कम्युनिकेशन। जैसे कि किस तरीके से एक कंपनी अपने ऑडियंस से बात करती है। अब एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं कम्युनिकेशन का। सबसे पहले इसके अंदर सेंडर होना चाहिए, यानी कि सोर्स, जो मतलब बात स्टार्ट करता है, जो बंदा बात बोलता है, कम्युनिकेशन जो स्टार्ट करता है वो होता है हमारा सेंडर। और एडवर्टाइजिंग के अंदर जो अगर हम देखें तो सेंडर कौन होता है, कंपनी या फिर ब्रांड। कंपनी ही तो अपनी बात बताना चाहेगी ना पब्लिक को बेसिकली, तो कंपनी ही क्या होगी, हमारी सेंडर होगी। और मैसेज क्या होगा, मैसेज जो वो अपना आइडिया, इन्फॉर्मेशन या फिर ऑफ़र जो कंपनी अपने कस्टमर्स को बताना चाह रही है, वो क्या होगा, हमारा मैसेज होगा। एक कंपनी अपने कस्टमर को क्या बताना चाहेगी, अपने प्रोडक्ट के बारे में या फिर कुछ भी ऑफ़र वो दे रही है उसके बारे में, या फिर उसके प्रोडक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन, तो ये होगा उसका मैसेज। और इनकोडिंग, इनकोडिंग का मतलब वो जो भी वो मैसेज है उसको वर्ड्स में करना, इमेजेस में करना या फिर म्यूज़िक की फॉर्म में करना। जैसे इसका एग्जांपल क्या दे रखा है, एक टीवी पर ऐड चल रहा है जिसके अंदर पीछे एक हैप्पी म्यूज़िक चल रहा है और एक स्माइलिंग पर्सन है जो कि सॉफ्ट ड्रिंक को प्रमोट कर रहा है, एक वीडियो है। तो ये क्या हो रही है, उस मैसेज की इनकोडिंग हो रही है। उस मैसेज की इनकोडिंग किस तरीके से हो रही है, उसके अंदर एक इंसान भी है और म्यूज़िक भी चल रहा है, ठीक है ना। तो एक टीवी ऐड के थ्रू उस मैसेज की इनकोडिंग की जा रही है। और उसके बाद है चैनल। अब वो जो चैनल ही तो होगा जिसके थ्रू मैसेज पहुंचाया जाएगा, जो भी बात पहुंचानी है कंपनी को पब्लिक तक, वो किसी मीडियम के थ्रू पहुंचाएगी। तो क्या क्या मीडियम हो सकते हैं, कुछ भी, जैसे टीवी के थ्रू अपने एडवर्टीजमेंट कर सकती है, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, रेडियो, वेबसाइट, इन सब चीज़ों के थ्रू कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट कर सकती है। अब एक रिसीवर होगा, रिसीवर जो बंदा वो मैसेज ले रहा है, अब कंपनी इसके मैसेज कौन लेगा, जो उसकी टारगेट ऑडियंस है जिसको वो प्रोडक्ट खरीदना है, वो क्या होगा, उनके रिसीवर होगा। और डिकोडिंग कि अब वो उन्होंने वो ऐड देखा, तो ऐड उनको किस तरीके से समझ आया, वो उस ऐड को पॉजिटिवली ले रहा है या फिर नेगेटिवली ले रहा है, वो किस तरीके से उसको डिकोड कर रहा है। अब उसके बाद आता है फीडबैक, कि अब जो उन्होंने ऐड रिसीव भी कर लिया, डिकोड भी कर लिया, अब उसका फीडबैक क्या होगा, उसको देखकर लोग क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे या फिर उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी चाहिए या फिर उसके बारे में कमेंट पास करेंगे। ये होगा उसका फीडबैक। और नॉइज़, यानी कि जो भी कुछ भी चीज़ जो हमारे मैसेज को डिस्टर्ब करे, कंपनी के मैसेज को डिस्टर्ब करे पब्लिक तक पहुंचने में, वो चीज़ होती है नॉइज़। अब ऐड आ रहा है तो उस टाइम बैड इंटरनेट हो गया, या फिर वर्ड समझ में नहीं आया जो भी एडवर्टीज़मेंट के अंदर बात दी गई, या फिर उस टाइम कोई डिस्ट्रैक्शन दी जिससे वो एडवर्टीज़मेंट समझ में नहीं आ पाया, तो ये सब चीज़ें क्या हो गई, नॉइज़। तो इसके अंदर क्या क्या, सेंडर आया, सबसे पहले वो मैसेज भेजेगा, मैसेज इनकोड करेगा, एक चैनल के थ्रू वो इनकोड करेगा, फिर एक रिसीवर होगा जो उस मैसेज को डिकोड करेगा और उसके बदले में फीडबैक मिलेगा। और नॉइज़ क्या हो गई, रुकावटें हो गई। अब कम्युनिकेशन रिस्पॉन्स के हायरार्की मॉडल्स के बारे में पढ़ते हैं। दिस मॉडल एक्सप्लेन हाउ पीपल रिएक्ट टू एडवर्टीजमेंट स्टेप बाय स्टेप। ये मॉडल्स क्या बताते हैं कि किस तरीके से लोग जब एडवर्टीजमेंट देखते हैं तो किस तरीके से वो लोग रिएक्ट करते हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप आंसर बताते हैं। सबसे पहला आता है इसके अंदर AIDA मॉडल। इसके अंदर 4 स्टेप बताए गए हैं कि लोग प्रोडक्ट खरीदने से पहले क्या 4 चीज़ें ऐसी
करते हैं। सबसे पहले अटेंशन, क्या ना, जो भी उनको ऐड दिख रहा है सामने वो उनकी अटेंशन ग्रैब कर ले, यानी कि उस एडवर्टीज़मेंट के अंदर बहुत अच्छे कलर हों, पीछे बहुत अच्छा म्यूज़िक चल रहा हो। जब उस एडवर्टीज़मेंट ने उन लोगों की अटेंशन ग्रैब कर ली ना, तो इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो लोग वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। और इंटरेस्ट, अगर बंदा, सीधी सी बात, अगर उसका इंटरेस्ट है वो प्रोडक्ट ख़रीदने में, तो वो लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे। अगर उनको लगता है ये प्रोडक्ट उनके लिए यूज़फुल है, तो वो लोग क्या करेंगे, ख़रीदेंगे। अब जैसे आपका एग्ज़ाम है एडवर्टीज़मेंट का, अगर आपको लगेगा कि आप, मेरे नोट्स आपके लिए यूज़फुल है, तो आप लोगे ही लोगे, अगर आपका इंटरेस्ट है तो। अदरवाइज़ आप नहीं परचेज़ करोगे अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा। अगर आपका कल एग्ज़ाम ही नहीं होता, एडवर्टीज़मेंट आपके पास सब्जेक्ट ही नहीं होता, तो आप वो नोट्स परचेज़ नहीं करते, ठीक है ना। तो ये हो गया इंटरेस्ट, के सामने वाले को उस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट भी होना चाहिए। तीसरी आ गई डिज़ायर, यानी कि एडवर्टीज़मेंट के अंदर ऐसा दिखाया जाता है कि ये जो भी प्रोडक्ट सामने वाली कंपनी बेच रही है वो आपको सारी प्रॉब्लम से निजात दिला देगी दुनिया भर की। मतलब जैसे कि ये क्रीम ले लो आप इतने ज़्यादा गोरे हो जाओगे, या फिर ये चीज़ ख़रीद लो आप इतने अच्छे हो जाओगे। तो वो सामने वाले के दिल में डिज़ायर पैदा करती हैं कि यार ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, मुझे तो ले लेना चाहिए। फिर एक्शन, जब क्या नाम है, वो इंसान जब उसके अंदर अटेंशन भी होती है, इंटरेस्ट भी होता है, डिज़ायर भी होता है, तो उसके बाद वो लेता है एक्शन। वो क्या करता है, जाता है या तो ख़रीद लेता है, या कॉल करेगा, या फिर वेबसाइट वगैरह पर विज़िट करेगा कि देखेगा हाँ भाई ये प्रोडक्ट कैसा है कैसा नहीं है। तो सबसे पहले अटेंशन होनी चाहिए, दूसरा इंटरेस्ट, तीसरा डिज़ायर, चौथा होगा एक्शन, ठीक है ना। तो होगा AIDA, ठीक है। अब हायरार्की इफेक्ट देखते हैं। हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल, एक इफेक्ट मॉडल है, उसकी हायरार्की किसने दिया था, लेविज एंड स्टीनर ने दिया था। इसके अंदर 6 स्टेप आते हैं। 6 स्टेप के अंदर सबसे पहले अवेयरनेस, कि सबसे पहले कस्टमर को पता तो लगे ये प्रोडक्ट मार्केट में है भी या नहीं। जब लोगों को पता ही नहीं होगा, आपने कुछ, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी नई चीज़ आपने लॉन्च करी, तो आप उसके बारे में पहले पब्लिक को तो पता होना चाहिए ना कि आपने वो चीज़ लॉन्च करी और मार्केट में आ गई। बट आपने मान लीजिए कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक लॉन्च करी और आप बस लॉन्च करके बैठ गए, उसका एडवर्टीज़मेंट ही नहीं करा, तो लोगों को पता ही नहीं है कि कुछ ऐसी चीज़ भी बिक रही है, कुछ ऐसे सॉफ्ट ड्रिंक भी, आपने कुछ नया फ्लेवर निकाला है, मान लो कुछ अनोखा फ्लेवर निकाल दिया सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, तो लोगों को जब उसके बारे में जब तक पता नहीं होगा तो किस तरीके से ख़रीदेंगे। तो सबसे पहले उनके अंदर क्या होना चाहिए, अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा, उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज यानी कि उसके फ़ीचर्स क्या हैं, जो भी वो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसके अंदर फ़ीचर्स छोड़िए। सॉफ्ट ड्रिंक के एग्जांपल नहीं लेते, हम लेते हैं एक मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल, कि मोबाइल फ़ोन के फ़ीचर्स क्या हैं, बैटरी कितनी है उसके अंदर, और उसकी प्राइस रेंज क्या है, 10,000 का है, 20,000 का है, 50,000 का है, 1,00,000 का है, और उसके यूजेस क्या क्या है, गेमिंग फ़ोन है या फिर वो ऑफिस वर्क के लिए है, हमारा किस चीज़ के लिए बना है, उसका कैमरा अच्छा है, फ़ोटोग्राफी के लिए। तो उस चीज़ के बारे में कस्टमर को भी क्या होनी चाहिए, पूरी नॉलेज होनी चाहिए। फिर जब इस सब चीज़ों के बारे में उसको अवेयर होता है, उसको फिर नॉलेज मिलती है उस चीज़ के बारे में, तो वो उस प्रोडक्ट को लाइक करना स्टार्ट कर देता है। मान लीजिए कोई मुझे प्रोडक्ट के बारे में पता चला, फॉर एग्जांपल आईफोन के बारे में पता चला, मैंने उसके फ़ीचर देखे, मैंने उसके प्राइस देखे और मैंने उसके यूज़ देखे। अब मैंने ये सब चीज़ें देखने के बाद उस चीज़ को लाइक करना शुरू कर दिया। अब मुझे मिलने लगी प्रेफरेंस उस चीज़ के ऊपर। अब मैं सोचूंगा क्या कि ये जो आईफ़ोन है ये सब चीज़ों से अच्छा है, मतलब सारे फ़ोन से अच्छा है, इससे अच्छा तो फ़ोन कोई है ही नहीं। तो मैं हर उस चीज़ पर, हर प्रोडक्ट पर उस ब्रांड को क्या करूँगा, प्रेफर करूँगा। और कन्विक्शन, और मुझे ये चीज़ कन्विंस हो जाऊँगा मैं इस चीज़ से कि यही प्रोडक्ट है, ये सिर्फ मेरे लिए ही बना है और मेरे लिए राइट प्रोडक्ट यही है। आईफ़ोन के अलावा मेरे लिए कुछ चीज़ अच्छी हो ही नहीं सकती। फिर जब मुझे ऐसा लगना बिल्कुल पक्का हो जाएगा, तो मैं लास्ट में जाके उस प्रोडक्ट को क्या कर लूँगा, परचेज़ कर लूँगा। तो ये होते हैं 6 स्टेप। सबसे पहले उसके बारे में अवेयरनेस मिलती है, फिर नॉलेज इकट्ठी करता है, फिर इंसान लाइक करना शुरू कर देता है, फिर उस चीज़ को प्रेफरेंस देता है औरों के ऊपर, फिर उस चीज़ से कन्विंस हो जाता है, लास्ट में उसे परचेज़ कर लेता है। अब एडवर्टाइजिंग की सिग्निफिकेंस, टाइप्स एंड ऑब्जेक्टिव देखते हैं। सिग्निफिकेंस क्यों ज़रूरी है एडवर्टाइजिंग, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो ये अवेयरनेस फैलाती है। जब तक हम एडवर्टाइजमेंट नहीं करेंगे अपने प्रोडक्ट का, तो लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि हम ये चीज़ बाज़ार के अंदर बेच भी रहे हैं या नहीं। जब तक, मान लीजिए अगर आईफोन जिसने निकाला है, अब हम एक ही एग्जांपल लेके चलेंगे इसके अंदर, एक मोबाइल फ़ोन का एग्जांपल लेके चलेंगे ताकि आपके चीज़ें आसानी से समझ आए। अगर मैं हर बार अलग अलग चीज़ों के एग्जांपल लेने लग जाऊँ, सो इट विल बी कन्फ्यूजिंग फॉर यू, ठीक है। तो अगर मान लीजिए जिसने भी आईफोन या फिर कोई सा भी फ़ोन लॉन्च करा, वो इंसान
बस लॉन्च करके बैठ जाता, उसका एडवर्टीज़मेंट करता ही नहीं। तो क्या आपको लगता है कि अगर एक इंसान बस लॉन्च कर बैठ जाता है और वो एडवर्टीज़मेंट करता ही नहीं, तो क्या उसके प्रोडक्ट बिकते? तो नहीं, उसके प्रोडक्ट कभी भी नहीं बिकते। एक दो लोग जो उसके एरिया के थे, लोकेलिटी के थे, जिनको पता होता शायद वो ख़रीद लेते, बट हर कोई नहीं ख़रीदता। और इससे क्या होती है, आपकी सेल बढ़ती है। जब लोग अवेयर हो जाएंगे, जब आपने एडवर्टीज़मेंट करा, लोगों को दिखा अरे हाँ ऐसा प्रोडक्ट भी है मार्केट में, तो उससे क्या होगी, ज़ाहिर सी बात है सेल होगी आपकी। जब आपके लोगों 1000 लोगों को पता है कि आपका मार्केट में है प्रोडक्ट, तो 10 लोग खरीदेंगे उसके अंदर से भी। बट जब आपके प्रोडक्ट के बारे में लाखों लोगों को पता होगा एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, तो हज़ारों लोग आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो इससे हमारी क्या होगी, जितनी ज़्यादा एडवर्टाइजिंग उतनी ज़्यादा हमारी सेल। और इससे हमारी एडवर्टीज़मेंट से हमारी ब्रांड इमेज अच्छी होती है। जब हम एडवर्टीज़मेंट अच्छा दिखाएंगे, अपने प्रोडक्ट को अच्छा दिखाएंगे, तो वो लोगों का भरोसा जीतेगा हमारी कंपनी के ऊपर कि हम कुछ तो अच्छी चीज़ बेच रहे हैं मार्केट में। जिससे क्या होगी, हमारी ब्रांड इमेज भी अच्छी बनेगी और इससे कंपटीशन क्रिएट होगा मार्केट के अंदर। तो जो भी हमारे जैसी चीज़ें बना रहा है, जो भी फ़ोन के अंदर डीलिंग कर रहा है, उन 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 लोगों में क्या होगा, कंपटीशन होगा। वो क्या करेंगे, जैसे आप अब मोबाइल की इंडस्ट्री में देख सकते हैं, आज इतने कम अमाउंट में आपको 10-12 हज़ार के अंदर आपको 6-6 हज़ार मिली एम्पियर आर की बैटरी वाले फ़ोन देखने को मिल जाते हैं। या फिर आपको 48 मेगापिक्सल के फ़ोन या फिर 64 मेगापिक्सल के फ़ोन बहुत ही कम रेंज में देखने को मिल जाते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि एडवर्टीज़मेंट इतनी हो गई, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अब हर कोई पैसे कम करे जा रहा है और फीचर्स उसके अंदर बढ़ाया जा रहा है। और इन्फॉर्म एंड एजुकेट, ये जो हमारे जितने भी कस्टमर्स हैं या फिर जितनी भी जनरल पब्लिक है, उन लोगों को हमारे प्रोडक्ट या फिर सर्विसेज के बारे में उसके यूज़ बताता है, उन लोगों को इन्फॉर्म करता है, उन लोगों को एजुकेट करता है। तो ये थी सिग्निफिकेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग। अब टाइप्स देखते हैं एडवर्टाइजिंग के। सबसे पहले प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग, जिसके अंदर हम सिर्फ प्रोडक्ट को ही एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। जैसे आईफोन 15 आया तो हम आईफोन 15 के ही ऐड चला रहे हैं, सिर्फ आईफोन 15 के ही, जबकि हमारे पास और भी प्रोडक्ट आईफोन 14 है, 13 है, बट हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ 15 के ही वो कर रहा है एडवर्टीज़मेंट वगैरह। तो ये क्या हो गई, प्रोडक्ट एडवर्टाइजिंग। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग, यानी कि ब्रांड, ये किस चीज़ पर फोकस करती है, ब्रांड वैल्यू और इमेज पर। जैसे टाटा एथिकल इमेज, जैसे टाटा की इमेज जो है बहुत ज़्यादा अच्छी बनी हुई है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। जैसे कि हमें सुनने में आता है कि टाटा की जो एथिकल फंड है वो यहाँ पर भी, एथिकल फंड नहीं है, फिर टाटा की जो होल पूरी कंपनी है वो यहाँ पर भी डोनेट कर रही है, इतनी जगह भी डोनेट कर रही है। तो ये चीज़ कहलाई जाएगी इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग। इससे हमें लोगों को ये लगेगा यार टाटा इतनी अच्छी कंपनी है, इसका पैसा तो डोनेशन में भी जाता है, तो हमें इनसे प्रोडक्ट ख़रीदने चाहिए। और रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग क्या होता है कि ये लोगों को रिमाइंड करता है कि जो उन प्रोडक्ट के बारे में पता है उन लोगों को, वो लोग जाके ख़रीदें। जब जैसे कि कोका कोला है फॉर एग्ज़ाम्पल, उसके बारे में लोगों को पता ही है, कोई ऐसा नहीं होगा, आई थिंक बहुत कम ही लोग होंगे जिनको कोका कोला के बारे में नहीं पता होगा, बट स्टिल उसके ऐड इतने क्यों आते हैं, ताकि वो लोगों को रिमाइंड कराए कि मार्केट में हमारा प्रोडक्ट अभी तक है, अगर आपको ख़रीदना हो तो ये ख़रीदें। ठीक है ना। तो इस टाइप की एडवर्टाइजिंग क्या कहलाई जाती है, रिमाइंडर एडवर्टाइजिंग कहलाई जाती है। और परस्यूएसिव एडवर्टाइजिंग क्या होती है, ये कस्टमर को कन्विंस करती है कि अपने जो भी प्रोडक्ट है वो स्विच कर हमारी तरफ आ जाएं। मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिम चेंज करवाने के लिए जाते हैं, आपने आज कोई किसी कंपनी की सिम है और आपने वो चेंज करवाने के लिए दे दी कि मुझे इसका नंबर एक्सचेंज करवाना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जियो टू एयरटेल, तो आपके पास कॉल आने लग जाएंगे कि सर आप ये मत कीजिए। तो इस टाइप की एडवर्टाइजिंग जो आपको परसुएट करे, या फिर इसका कोई और भी एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि जब आपको प्रोडक्ट स्विच करने पर वो मजबूर कर दे, आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं, फिर अगेन एग्जांपल लेते हैं और फिर आपको iOS दिखे, आपको लगे यार ये इतना अच्छा फ़ोन है, तो आप अपनी क्या चीज़ करना है, आप अपने प्रोडक्ट स्विच कर रहे हैं। इस टाइप की एडवर्टाइजिंग कहलाई जाती है परसुएसिव एडवर्टाइजिंग। और कंपेरेटिव, यानी कि जो एग्जांपल दो किसी भी ब्रांड्स को कंपेयर करें, इस टाइप की एडवर्टाइजिंग। यानी फॉर एग्जांपल एक ऐड आता है जिसके अंदर सर्फ एक्सेल बोल देता है कि हम टाइड से भी अच्छे हैं, या फिर कोई भी कंपनी किसी भी अपने आप को ऊपर दिखा रही है दूसरी कंपनी से, जब कंपेयर कर रही है, तो उस टाइप की एडवर्टाइजिंग कहलाई जाएगी कंपेरेटिव एडवर्टाइजिंग। डिजिटल ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, जो हम वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू या फिर यूट्यूब के थ्रू जो आपके एड्स आते हैं जितने भी, ये कहलाए जाते हैं आपके डिजिटल है या फिर ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग। ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या होते हैं एडवर्टाइजिंग के? ऑब्जेक्टिव होते हैं सबसे पहले इन्फॉर्म करना कि जितने भी
लोग हैं वो हमारे प्रोडक्ट जो ख़रीदना चाहते हैं वो हमारे प्रोडक्ट के फ़ीचर्स के बारे में, प्राइजेस के बारे में इन्फॉर्म हो जाएं। और दूसरा उनको परसुएट करना कि उनके बाइंग डिसीजन को परसुएट करना, यानी अपनी एडवर्टीज़मेंट को इतना अच्छा बनाकर दिखाना कि सामने वाला क्या हो जाए, मजबूर ही हो जाए हमारा प्रोडक्ट ख़रीदने के ऊपर। और रिमाइंडिंग टू कीप द ब्रांड इन द कस्टमर माइंड, और बार बार जैसे उसके ऐड दिखाना, जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल बताया ना कि कोका कोले के एड्स बार बार आते हैं, तो वो होते हैं रिमाइंडिंग, ये बार बार रिमाइंड कराते हैं ताकि हमारा प्रोडक्ट सब लोग ख़रीदें। रीइंफोर्सिंग, ताकि कस्टमर लॉयल्टी और सेटिस्फेक्शन बनी रहे, यानी हमारे कस्टमर सेटिस्फाई रहें और कस्टमर की लॉयल्टी हमारे साथ बनी रहे। इस वजह से बार बार एडवर्टाइज़ करा जाता है, ठीक है। उनको बार बार याद आता रहेगा, अरे हाँ मैं तो इस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदता था। जब एडवर्टीज़मेंट देखेंगे तो वो वापस जाकर जो स्विच कर रहा था अपना प्रोडक्ट वो नहीं करेंगे, वो आपका ही प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो ये था ऑब्जेक्टिव। अब है DAGMR अप्रोच, जिसकी फुल फॉर्म है डिफाइनिंग एडवर्टाइजिंग गोल्स फॉर मेजर्ड एडवर्टाइजिंग रिजल्ट। ये जो मेथड है ये क्यों किया जाता है, जो दिस मेथड इज़ टू सेट क्लियर एडवर्टाइजिंग गोल दैट कैन बी मेजर्ड। ये एडवर्टाइजिंग गोल को क्रिएट करने के लिए ये अप्रोच यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। 4 स्टेप हैं इसके अंदर। सबसे पहले अवेयरनेस, कि अपने प्रोडक्ट या फिर ब्रांड के बारे में ऑडियंस को अवेयर करो। दूसरा है कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, हेल्प देम अंडरस्टैंड व्हाट द प्रोडक्ट डज, यानी कि उनको सारे फ्यूचर्स के बारे में बता दो। सबसे पहले तो उनको बताओ कि हमारा प्रोडक्ट भी है मार्केट में, हम बेच रहे हैं ये चीज़, आप उन लोगों को अवेयर करो। और उसके बाद अपने प्रोडक्ट की सारी खासियतें बता दो। जैसे फ़ोन बेच रहा हो तो इसके अंदर इतना बढ़िया कैमरा है कि ये इतने अच्छे फ़ोटो ले सकता है, चाँद तक का इसके ऊपर फोकस है, और इसकी बैटरी इतनी अच्छी है कि पूरे 24 घंटे आप यूज़ करते रहो। इसके अंदर IP69 है, पानी के अंदर 24 घंटे डाल दो इसे। या फिर कुछ भी चीज़ आप उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उनको अच्छी अच्छी चीज़ें बताओ, उनको कॉम्प्रीहेंशन करो, फिर उनको कन्विंस करो, उनको अपनी बातों से कन्विंस करो। ये सब चीज़ें बताकर जितनी भी आपने खासियतें बताएं कि पानी में डाल दो, सूरज तक का फोकस कर लो, और 10 घंटे चला लो, कितनी भी गेमिंग कर लो, कितना भी बड़ा गेम डाउनलोड कर लो। तो इससे जो इंसान को, सामने वाले को कन्विंस करो ये समझने में कि आपका प्रोडक्ट क्या है सबसे अच्छा। फिर एक्शन, जब वो क्या होंगे, जब वो ये सब चीज़ें देखेंगे, यार ये तो बढ़िया फ़ोन है, कुछ चाँद तक भी जा रहा है, ये पानी में भी जा रहा है और चले ही जा रहा है, रुक नहीं रहा, तो वो क्या हो जाएंगे, इस चीज़ को ख़रीदने के लिए इनकरेज होंगे। वो फिर एक्शन लेंगे, वो इस चीज़ को ख़रीदेंगे, इस प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे। इसके अंदर क्या आ गया कि हर पॉइंट क्या होना चाहिए, मेजरेबल होना चाहिए। हम इसके अंदर हर चीज़ निकालेंगे परसेंटेज की फॉर्म में या फिर नंबर की फॉर्म में। DAGMR अप्रोच के अंदर जैसे कि कितनी परसेंटेज हम की अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई। मान लीजिए हमने एडवर्टीज़मेंट चलाई कि 50 लाख रुपए लगे हमारा एडवर्टीज़मेंट चलाने पर अपने प्रोडक्ट के, और उससे अवेयर हुए हमारे कितने, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए 10 करोड़ लोगों तक वो ऐड पहुंच गई हमारी जितनी भी थी। तो अब हमें इसको नंबर्स के अंदर कैलकुलेट करेंगे, परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट करेंगे कि कितना पैसा लगाने पर एडवर्टीज़मेंट हमारी कितनी बढ़ी। मान लीजिए पहले 25 लाख पर कितनी एडवर्टीज़मेंट में कितने लोगों को पता लगता था, मान लीजिए 2 करोड़ लोगों को, और अब 50 लाख पर पता लग रहा है 10 करोड़ लोगों को। तो कितना परसेंटेज की अवेयरनेस इंक्रीज़ हो गई हमारे प्रोडक्ट के बारे में। अब टारगेट ऑडियंस को किस तरीके से सिलेक्ट करते हैं कि हमें प्रोडक्ट किन लोगों को बेचना है, उसके अप्रोचेस क्या होंगे और उसके बेसिस क्या होंगे। टारगेट ऑडियंस वो होती है कि जिनके लिए वो ख़ास तौर पर प्रोडक्ट बनाया गया है, ठीक है ना। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो ख़ास लोगों के लिए ही बनाई जाती हैं। अब आप मान लीजिए कि फ़ोन्स हैं, फ़ोन्स के अंदर भी आपको एक 7-8 हज़ार रुपये का भी फ़ोन मिल जाएगा, और ख़रीदने जाओ तो आपको 1.5 से 2 लाख का भी फ़ोन मिल जाएगा। हैं तो दोनों फ़ोन ही, बट दोनों अलग अलग टारगेट ऑडियंस के लिए बनाए गए हैं। जो 7-8 हज़ार वाले फ़ोन बनाए गए हैं वो उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो महंगे फ़ोन नहीं खरीद सकते, और जो 1.5-2 लाख के फ़ोन बनाए गए हैं वो फॉर लग्जरी बनाए गए हैं कि लोगों जिनको लग्जरी प्रोडक्ट चाहिए होता है। और जितने भी मिड एवरेज फ़ोन है वो मिडिल क्लास लोगों के लिए, जो लोग परचेज़ मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से कर सकते हैं। तो हर प्रोडक्ट की अपनी अपनी टारगेट ऑडियंस हो सकती है, ठीक है ना। आप 8 हज़ार वाले फ़ोन लग्जरी लोगों को बेचने चले जाओ, वो नहीं खरीदेंगे। और या फिर 1.5-2 लाख वाले फ़ोन आप 7-8 हज़ार की रेंज वाले लोगों को ख़रीदने
बेचने चले जाओ तो वो नहीं खरीदेंगे। तो टारगेट ऑडियंस होना पता ज़रूरी है। जैसे कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब मुझे पता है कि मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है। मेरी टारगेट ऑडियंस कौन है? DU के स्टूडेंट्स, ठीक है ना, जिनका एग्ज़ाम है अब DSC का। तो ये हो गई टारगेट ऑडियंस कहलाई जाती है ये चीज़। अप्रोचेस क्या होती हैं? सबसे पहले आता है इसका अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग, यानी इसके अंदर ऐसी हम मार्केटिंग करने की सोचें कि जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड हो, यानी कि एक ऐसा मैसेज डालें जो हर किसी के लिए कॉमन हो। जैसे कि एक शैम्पू का ऐड चला दिया। अब शैम्पू का ऐड तो ये नहीं है ना कि उसकी कोई ख़ास टारगेट ऑडियंस है कि DU के बच्चे ही सिर्फ शैम्पू खरीदेंगे या फिर 55 साल से बड़े लोग ही शैम्पू खरीदेंगे। इसकी कोई ख़ास टारगेट एज नहीं होती। तो हमें एक ऐसा मैसेज बनाना चाहिए जो अनडिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग करे, यानी कि एक ऐसा ऐड जो हर किसी के लिए सेम होते हैं। इस टाइप की ऐड कहलाई जाती है हमारी अनडिफ्रेंशिएटेड ऐड। और डिफ्रेंशिएटेड ऐड ऐसी होती है कि जो अलग अलग लोगों को अलग अलग मैसेज पहुंचाए। यानी कि अब ये मेरे अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक वो आया बेबी शैम्पू किस के लिए है? वो किड्स के लिए है ना, बच्चों के लिए है, वो बेबीज़ के लिए है। बेबी शैम्पू का ऐड आ रहा है कोई टीवी के ऊपर, तो वो किसके लिए? बच्चों के लिए। तो ये क्या हो गई? डिफ्रेंशिएटेड मार्केटिंग। और एक सिंपल शैम्पू है, वो तो आप किसी के भी लगा दो, वो हर एज के लिए है, ठीक है। और कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, ये सिर्फ खाली एक ही स्पेसिफिक ग्रुप को करती है। जैसे कि प्रोटीन का ऐड आ रहा है, तो क्या प्रोटीन हर कोई खरीदता है? नहीं ना, मोस्टली वही यूज़ करते हैं जो लोग जिम करेंगे। जो लोग मोस्टली अपना जिम करते हैं, और जो इंसान नहीं करता वो उनके लिए ऐड होता ही नहीं है। तो कंसंट्रेटेड मार्केटिंग वो होती है जो सिर्फ खास किसी एक ही ग्रुप पर फोकस हो, कि मतलब यही हमारे बायर हैं। जैसे कि फ़ोन वगैरह तो कोई भी खरीद सकता है इंसान, बट प्रोटीन हर कोई नहीं खरीदेगा। प्रोटीन वही लोग खरीदेंगे जिनको नीड होगी, जो अपना मतलब रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब बेसिस क्या है इसके अंदर सिलेक्शन के? सबसे पहले तो डेमोग्राफिक की, हम अपने जो टारगेट ऑडियंस है उसको डिसाइड कैसे करें? पहले तो हम एज के हिसाब से कर सकते हैं, यानी कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है बच्चों के लिए है, जवानों के लिए हैं, बूढ़ों के लिए हैं, कि किसके लिए हमारा ये प्रोडक्ट है, या फिर जेंडर आदमियों के लिए हैं या फिर औरतों के लिए हम प्रोडक्ट बना रहे हैं। और जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो कितने इनकम के लोगों के लिए सूटेबल है। जिनकी इनकम 10 से 20 हज़ार है तो वो हमें पता है वो 7-8 हज़ार वाला ही फ़ोन खरीदेंगे, और जिनकी इनकम लाखों के अंदर है तो वो हमें पता है वो महंगे फ़ोन भी खरीद सकते हैं। तो हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम किन लोगों के लिए बना रहे हैं? 10 से 20 हज़ार की इनकम वाले लोगों के लिए, फिर 1.5 से 2 लाख की इनकम वाले लोगों के लिए। और एजुकेशन कि जो हम प्रोडक्ट बनाएंगे वो हमारा प्रोडक्ट पढ़े लिखे लोग खरीदेंगे या फिर जो लोग नहीं पढ़े लिखे वो लोग ये चीज़ खरीदेंगे। तो ये क्या चीज़ आ गई? डेमोग्राफिक। और जियोग्राफिक्स, यानी कि लोकेशन के हिसाब से, यानी कि मोस्टली हमारा जो प्रोडक्ट है वो कहाँ बिकेगा, वो किस जगह बिकेगा, उसकी सेल कहाँ होगी। जैसे कि अलग अलग जगहों की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ठंडी जगह है जहाँ पूरे साल भर ठंड ही रहती है, तो उसके हिसाब से हम क्या बेचेंगे वहाँ पर? जैकेट्स वगैरह, इन सब चीज़ों की एडवर्टीज़मेंट चलाएंगे। तो हमें पता है कि ये लोकेशन है, यहाँ पर हमारी ये एडवर्टीज़मेंट चलेगी। और अगर हम वहाँ पर टी-शर्ट्स वगैरह की ऐड चलाएं तो वो इतना वर्क नहीं करेगी। तो हर सिटी, हर रीजन, हर लोकेशन की अलग अलग नीड्स होती हैं जिसके हिसाब से एड्स जनरेट किए जा सकते हैं। और साइकोग्राफिक्स, यानी जो लोग हमारा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, लग्जरी है या फिर मिडिल क्लास है, ठीक है ना। अगर लग्जरी पीपल्स हैं तो मैंने बता दिया वो अच्छे प्रोडक्ट खरीदेंगे, मिडिल क्लास हैं तो नॉर्मल खरीदेंगे। और उनका इंटरेस्ट कैसा है हमारे प्रोडक्ट के अंदर, और वैल्यूज़ क्या हैं उनकी। यानी कि जो हम इको फ्रेंडली, मान लीजिए हमने लिख दिया हमारे प्रोडक्ट के अंदर फ़ोन बनाते हुए कि ये एक इको फ्रेंडली फ़ोन है, तो जो इन्वायरमेंटली कॉन्शियस पीपल होंगे ना वो उसको ज़रूर ख़रीदेंगे, ठीक है। या फिर कोई भी हम चीज़ बना रहे हैं, खाने की चीज़ बना रहे हैं, हम उसके चॉकलेट बनाई और उसके अंदर लिख दिए कि इसके अंदर तो प्रोटीन है इतना ज़्यादा, तो जो जिम करने वाले लोग हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। और बिहेवियरल की, जो लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं उस हिसाब से भी हम अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे जो टारगेट ऑडियंस है वो लॉयल है, प्रोडक्ट की यूजेज कितना करती है वो, और कितने टाइम बाद वो हमारा प्रोडक्ट आकर दोबारा ख़रीदेगी। इसके हिसाब से भी हम अपना टारगेट ऑडियंस डिसाइड
कर सकते हैं। और एडवर्टीज़मेंट बजट कि एडवर्टीज़मेंट का जो बजट है वो किसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं और उसके मेथड क्या हैं, कि क्या क्या चीज़ें हमारे बजट को अफेक्ट करती हैं। कि पहले तो ये कि कंपनी के पास कितना पैसा है, ये तो सबसे पहली बात है। आपकी जेब में जितना पैसा होगा आप उतना ही तो एडवर्टीज़मेंट करोगे ना, अपनी जेब से ज़्यादा तो नहीं करोगे। व्हाट द एड वांट टू अचीव, फिर उसके बाद पैसा पता लग गया, मान लीजिए 50 लाख है। अब 50 लाख के बाद हमें ये पता करना है कि अब हम ऐड से अचीव क्या करना चाहते हैं। अब हमें पता लग गया हमारे पास 50 लाख हैं, 50 लाख के चलाएंगे ऐड। अब 50 लाख के ऐड चलाकर हम करना क्या चाहते हैं, कि हम ये चाहते हैं कि 10 करोड़ लोगों तक हमारी बात पहुंच जाए, या फिर हम चाहते हैं कि हमारी 1 लाख से सेल बढ़ जाए, यानी कि 1 लाख लोग और आकर हमारा प्रोडक्ट ख़रीदना चाहें। तो अब बजट डिसाइड करने के बाद हम ये डिसाइड करेंगे कि क्या, कि हमारा ऐड बात क्या है वो जो अचीव करना चाहता है। और तीसरी चीज़ ये डिसाइड करेंगे कि ऑडियंस हमारी कितनी ज़्यादा है, यानी कि अगर हमारा सबके लिए सूटेबल है इंडिया के अंदर पूरे, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी चीज़ बनाना है, कॉमन एक सोप है, वो हर किसी के लिए कॉमन है, हर कोई ख़रीद सकता है, तो बहुत बड़ी ऑडियंस हो गई उसके लिए, तो कितना भी वो कर लो कम ही पड़ेगा एडवर्टीज़मेंट का बजट। बट अगर स्पेसिफिक ऑडियंस है जो आपको पता है कम ही लोग खरीदेंगे, ज़्यादा लोग नहीं खरीदेंगे, तो उसके हिसाब से आपका बजट भी उतना नहीं होगा, यानी 50 लाख का बजट नहीं होगा। जब आपको पता है ख़रीदने वाले ही मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को 10-20 हज़ार लोग हैं, तो आप 50 लाख रुपए उस चीज़ पर नहीं इन्वेस्ट करोगे। तो आपको ऑडियंस का भी पता होना ज़रूरी है कि कितनी ज़्यादा ऑडियंस है। और उसके बाद लेवल ऑफ़ कंपटीशन, यानी कि जो आपके जैसे लोग सेम प्रोडक्ट बना रहे हैं, मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपके जैसे फ़ोन बना रहे हैं सेम टू सेम, तो वो किस तरीके से एडवर्टीज़मेंट कर रहे हैं, उनका क्या खर्चा हो रहा होगा, ये चीज़ आइडिया लगाना, और या फिर अपने कंपटीशन के हिसाब से डिसाइड करना ये चीज़ कि हमारा बजट क्या होना चाहिए। और दूसरा स्टेज ऑफ लास्ट जो आता है, स्टेज ऑफ द प्रोडक्ट इन इट्स लाइफ साइकिल, यानी कि जो अब हम प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट चलाना चाह रहे हैं वो या तो मार्केट में न्यू होगा, या फिर ग्रो हो रहा होगा, या फिर मैच्योर होगा, यानी कि काफ़ी टाइम से होगा। मैच्योर का एग्जांपल क्या ले सकते हैं हम, कि जो कोका कोला है फॉर एग्जांपल, वो मैच्योर है, वो कब से चल रहा है उसका ऐड, जब से आप बचपन से ही देखते हुए आ रहे होंगे, अलग अलग उसके शुरू से ही ऐड आते हैं, तो वो हो गया हमारा मैच्योर प्रोडक्ट। और न्यू जो कि आपने अभी लॉन्च करा, मान लीजिए आज हो गया iPhone 17 लॉन्च हो गया, तो वो हो गया न्यू प्रोडक्ट। और ग्रोइंग जो कि थोड़े टाइम पहले ही लॉन्च हुआ था बट वो ग्रो हो रहा है। इसका एग्जाम्पल करंटली क्या ले सकते हैं, जैसे होको की आइसक्रीम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर फेमस हो रही हैं, तो ये भी अलग अलग टाइप के। अब हम उस हिसाब से भी प्रोडक्ट के ऊपर पैसा लगाएंगे, प्रोडक्ट की एडवर्टीज़मेंट की पैसा लगाएंगे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस स्टेज पर है। अगर मैच्योर है तो हमें ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है, लोगों को इसके बारे में पता है, और जस्ट हमें एज अ रिमाइंडर एडवर्टीज़मेंट करनी है। और ग्रोइंग, अगर जब ग्रोइंग स्टेज के अंदर और न्यू स्टेज के अंदर हमें पैसा लगाने की ज़रूरत पड़ती है एडवर्टीज़मेंट के अंदर, ठीक है ना। तो ये था हमारे स्टेज ऑफ प्रोडक्ट इन इट्स लाइफ साइकिल, और डिटर्मिनेंट थे हमारे एडवर्टीजिंग के। अब मेजर बजटिंग मेथड क्या क्या है हमारे, अब अलग अलग हमारे बजटिंग मेथड आते हैं कि किस तरीके से हम अपना बजट डिसाइड करेंगे कि कितनी हमें एडवर्टीजमेंट के अंदर पैसा लगाना है। तो सबसे पहले आता है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, सेट अ बजट बेस्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ पास्ट और एक्सपेक्टेड सेल, यानी कि अगर इसके अंदर हम दो चीज़ों से कंपेयर कर सकते हैं, एक हो गई हमारी पास्ट सेल और एक हो गई हमारी फ्यूचर या फिर एक्सपेक्टेड सेल किसे कह सकते हैं। उन दोनों का कुछ परसेंटेज डिसाइड कर लेंगे। मान लीजिए हमारी पास्ट सेल हुई थी 10 करोड़ रुपए की, ठीक है ना। तो और हमने सोचा कि जितना भी हम कमाएंगे ना उसका 5% लगा देंगे हम एडवर्टीज़मेंट के अंदर। तो 10 करोड़ का हम 5% जो भी अमाउंट आएगी वो एडवर्टीज़मेंट के अंदर लगा देंगे। इसको बोलते हैं हम परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। ये तो हो गई पास्ट की बात। या फिर हमारी कुछ एक्सपेक्टेड सेल्स भी होती हैं, यानी कि हमें पता होता है कि हमारा प्रोडक्ट इतना बिक जाएगा। हमारी फॉर एग्जांपल एक्सपेक्टेड सेल है कि हम 15 करोड़ रुपए की सेल कर लेंगे, और हमने ये डिसाइड कर रखा है कि जितनी भी हमारी एक्सपेक्टेड सेल है उसका 10% क्या करेंगे एडवर्टीज़मेंट के अंदर लगाएंगे। तो आप पास्ट सेल्स या फिर एक्सपेक्टेड सेल्स का कुछ परसेंटेज लगा रहे हो बजट के अंदर अपने एडवर्टीज़मेंट को, उसको बोलेंगे हम बजटिंग मेथड, ठीक है ना। तो एक बात यह है कि ये मुझे लगा नहीं था कि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं इसका अभी फ़िलहाल यूनिट 1 ही कवर करा देता हूँ, क्योंकि मुझे एक एक चीज़ इसके अंदर डिटेल से अच्छे समझानी पड़ रही है। तो कोई बात नहीं, एक पार्ट में है वीडियो, 2 पार्ट में है, 3 पार्ट में है, बट आप लोगों को अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो फ़िलहाल मैं इस वीडियो के अंदर करने वाला हूँ सिर्फ़ और सिर्फ यूनिट 1 कवर, ठीक है।
और जो हम करेंगे अभी वो एक एक करके वीडियोस के अंदर कर लेंगे कवर। और दूसरा आता है हमारा कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, स्पेंड सिमिलर टू व्हाट कॉम्पिटिटर्स आर स्पेंडिंग। यानी कि हमें पता है एक सर्फ एक्सेल है, एक है टाइड। हमें पता है कि टाइड वाले जो है, हमारी कंपनी है सर्फ एक्सेल फॉर एग्जांपल, हमें पता है टाइड वाले जो अपना एडवर्टीज़मेंट पे खर्चा कर रहे हैं वो कर रहा है 50 लाख रुपए का। तो हम कितने का करेंगे? हम या तो 55 का करेंगे या फिर हम भी 50 का करेंगे। तो आप जब कॉम्पिटिटर को देखकर डिसाइड कर रहे हो कि आप कितना पैसा लगाओगे अपने बजट के ऊपर, इसको बोलेंगे हम कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड। और उसके बाद जो आता है वो आता है ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, सेट ऑब्जेक्टिव प्लान टास्क टू अचीव देम एंड एस्टिमेट द कॉस्ट। यानी आप पहले से इसके अंदर कुछ प्लान या फिर टास्क डिसाइड कर लोगे कि आपको इतने की सेल करनी है, या फिर कुछ भी आपने गोल डिसाइड कर लिया ऑलरेडी, और उसके हिसाब से आप प्लान्स बनाओगे ताकि आपका वो गोल अचीव हो जाए। और उस गोल को अचीव करने के लिए आपकी कितनी कॉस्ट आएगी, ठीक है, उसके हिसाब से। मान लो आपने सोचा कि इस साल हमें करनी है 5 करोड़ रुपए की सेल, तो 5 करोड़ रुपए की सेल करने के लिए हमें कितना पैसा लगाना पड़ेगा एडवर्टीज़मेंट के अंदर, ठीक है। आपने सोचा कि फिर कैलकुलेट करा आपने ये चीज़ निकाली और आपको पता लगा 25 लाख रुपए। यानी कि आपको 5 करोड़ रुपए की सेल करने के लिए 25 लाख रुपए आपको एडवर्टीज़मेंट के अंदर लगाना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड की। पहले ही हमने एक चीज़ डिसाइड कर ली कि हमें इतना करना है और उस हिसाब से हमने अपनी कॉस्ट डिसाइड करी बाद में। फोर्थ आ गया अफोर्डेबल मेथड। लास्ट में तो ये आ गया कि अफोर्डेबल मेथड ये कहते हैं कि जितना कंपनी के पास है, कंपनी तो उतना ही खर्च करेगी ना ज़्यादा ना कम। अब कंपनी के पास है ही 5 लाख रुपए एज एडवर्टीज़मेंट एक्सपेंस, तो वो उससे ज़्यादा क्या खर्च कर सकती है जब कंपनी उससे ज़्यादा कुछ चीज़ अफोर्ड ही नहीं कर सकती। तो कंपनी कुछ नहीं करेगी, सिंपल कंपनी जितना उसके पास पैसा है वही लगाती रहेगी, ठीक है। उसके पास 5 लाख है 5 लाख लगा देगी, 1,000 लगा देगी, 50 लाख है तो 50 लाख लगा देगी। जितना वो अफोर्ड कर सकती है कंपनी उतना ही लगा पा रही, उससे ज़्यादा नहीं लगा पा रही। इसको बोलेंगे हम अफोर्डेबल मेथड। 5वां हो गया रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि कितना रिटर्न हमें एक्सपेक्टेड है। ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड से ही है। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड के अंदर सिर्फ हम ये डिसाइड नहीं करते कि सेल इतनी होनी चाहिए, प्रॉफिट इतना होना चाहिए, इसके अंदर हम कुछ भी गोल ले सकते हैं, बट इसके अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि हमारा प्रॉफिट कितना होना चाहिए। अगर हमने सोचा कि हमारा 50 लाख का प्रॉफिट हो, हम चाहते हैं, तो हमें कितना खर्चा करना पड़ेगा एडवर्टीज़मेंट पर। मान लीजिए 1 लाख का खर्चा करके हमारा 50 लाख का प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी हो गई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड की। हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि 1 लाख का खर्चा करके 50 लाख का प्रॉफिट बढ़ रहा है। जब प्रॉफिट या फिर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात है तब जो मेथड यूज़ किया जाएगा वो होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड, ठीक है। इसके अंदर जो लास्ट टॉपिक आता है वो आता है इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन। सबसे पहले इसकी मीनिंग देखते हैं कि इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन यानी आईएमसी होता क्या है। आईएमसी मींस यूजिंग डिफरेंट मार्केटिंग टूल लाइक एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया, पीआर एंड डायरेक्ट मार्केटिंग टुगेदर इन अ यूनिफाइड एंड कंसिस्टेंट वे। आईएमसी यानी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन एक इस तरीके का मार्केटिंग टूल है जिसके अंदर हम सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। अब भले से वो एडवर्टाइजिंग हो, सोशल मीडिया हो, पीआर हो, डायरेक्ट मार्केटिंग हो, हम इसके अंदर सारे जितने भी टूल होते हैं सभी यूज़ कर रहे हैं और एक साथ यूज़ कर रहे हैं और कंसिस्टेंट तरीके से यूज़ कर रहे हैं। इस टाइप की कम्युनिकेशन को, इस टाइप की मार्केटिंग को बोलेंगे हम इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। अब प्रोसेस क्या होगा इसके अंदर? सबसे पहले हम टारगेट ऑडियंस डिसाइड करेंगे कि हमें ये प्रोडक्ट बेचना किसका है। मान लीजिए हमने एक आईफोन 17 प्रो मैक्स लॉन्च कर दिया जो कि है 2 लाख का फॉर एग्जांपल। तो हमने टारगेट ऑडियंस डिसाइड कर ली कि जिसके पास जेब में 2 लाख रुपए पड़े होंगे वही है हमारी टारगेट ऑडियंस, यानी लग्जरी पीपल है एक तरीके से हमारी टारगेट ऑडियंस। फिर उसके हिसाब से हम कम्युनिकेशन गोल सेट करेंगे, यानी कि जो एडवर्टीज़मेंट देने चाहिए वो कैसे देने चाहिए। अब हमने 2 लाख का तो फ़ोन बना दिया मगर एडवर्टीज़मेंट इतने बुरे दे रहा है, किसी सस्ते इन्फ्लुएंसर को ले लिया ऐड में, तो उस तरीके से ऐड नहीं चलेगा। हम उसको, जैसे कि आपने जितने भी आईफोन के एड्स देखे होंगे वो कितने प्रीमियम लगते हैं, उसके अंदर कोई आपने नहीं देखा होगा कि कोई सेलिब्रिटी आ रहा है और बोल रहा है कि ये इतना अच्छा फ़ोन है उतना अच्छा फ़ोन है। वो नहीं करते, उनको पता है कि जो उनके अपडेटेड वाले प्रोडक्ट हैं वो सारे एक तरीके की लग्जरी रेंज के हैं। तो वो क्या, खैर आजकल तो आईफोन भी ईएमआई पर इतने मिलने लगे कि उसकी वैल्यू लग्जरी ही नहीं रही। तो खैर
ये बात छोड़िए, बट आप उनके एडवर्टीज़मेंट पर फोकस करें कि उनके एडवर्टीज़मेंट बिल्कुल सिंपल होते हैं। एक फ़ोन का फ़ोटो बना होगा, नीचे एक लाइन लिखी हुई होगी। तो इस टाइप का हम वैसे तो कम्युनिकेशन गोल इस तरीके के सेट नहीं करने चाहिए, हमें कम्युनिकेशन गोल इस तरीके से सेट करने चाहिए। देखिए उनकी तो ब्रांड बनी हुई, उनकी ब्रांड इमेज ऑलरेडी अच्छी है, बट अगर आप नए मार्केट के अंदर उतरे हैं, आप नया नया प्रोडक्ट लाए हैं, तो आप अगर ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दो ना, एक मतलब कुछ डार्क इसी इमेज के अंदर फ़ोन बना के दे दिया, एक लाइन लिख दी, तो कभी भी नहीं बिकेगा। आपको अपने कस्टमर्स को, अपनी ऑडियंस को उस चीज़ के बारे में पूरा मैसेज बताना पड़ेगा कि हमारा फ़ोन इस तरीके से अच्छा है। जैसे मैंने ऊपर बताया कि पानी में फेंक दो, आसमान में उड़ा दो, चांद का फ़ोटो खींच लो, सूरज का फ़ोटो खींच लो, इसके अंदर सब काम हो जाता है, ठीक है ना। तो आप उसके हिसाब से अपना कम्युनिकेशन गोल सेट करोगे, फिर आप उसकी मैसेज डिसाइड करोगे कि जो भी आपको मैसेज पहुंचाना है, एडवर्टीज़मेंट बनाना है, उसकी टोन क्या होगी, उसके अंदर लोगोस क्या होंगे, और उस पूरी वीडियो या फिर ऑडियो या फिर जो भी आपको जिस तरीके का भी एडवर्टीज़मेंट आपको, उसकी थीम क्या होगी, तो आप उस हिसाब का मैसेज जनरेट करोगे। फिर आप चैनल चुनोगे कि ये जो एडवर्टीज़मेंट आपने बनाई है, इसके अंदर टीवी पर वो हर तरीके से चलेगी है। इनकी टीवी पर भी चल रही हो, प्रिंट पर भी चल रही हो, ऑनलाइन भी दिखाई जा रही है, इवेंट्स में भी आ रही है। हम आईएमसी की बात कर रहे हैं ना फिलहाल, तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन की। तो आईएमसी के अंदर तो हम सारे चैनल यूज़ करेंगे। आईएमसी का मतलब ही क्या होता है कि जितने भी सारे टूल्स हैं उन सब का एक साथ इस्तेमाल करना आईएमसी कहलाता है। तो इसके अंदर हम सारे चैनल्स का भी इस्तेमाल करेंगे। जब हम सारे टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसके अंदर टीवी पर भी ऐड चलाएंगे, प्रिंट पर भी ऐड चलाएंगे, ऑनलाइन भी चलाएंगे, इवेंट भी चलाएंगे। फिर उसके हिसाब से अब हमने चैनल चूज़ कर ली कि अब हमें यहाँ चलाना, उस हिसाब से हम बजट डिसाइड करेंगे कि अब इतनी सारी जगह चलाना तो है, तो उस हिसाब से पैसा भी तो हो। फिर पैसा डिसाइड हो गया कि हाँ चलो पैसा भी, उसके बाद हम प्लान इम्प्लीमेंट कर देंगे, पैसा लगा देंगे और अपने एडवर्टीज़मेंट चला देंगे। और फिर जब एडवर्टीज़मेंट चल जाएगा, फिर 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद हम चेक करेंगे कि जो एडवर्टीज़मेंट का रिस्पॉन्स आया वो किस तरीके से आया, हमारी सेल्स बढ़ी या नहीं बढ़ी, और अगर बढ़ी तो कितनी परसेंटेज से बढ़ी, क्या हमें इस एडवर्टीज़मेंट के चलाने से फ़ायदा हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है ना। तो इसका गोल क्या होता है, ताकि हमारी एक स्ट्रॉन्ग कंसिस्टेंट ब्रांड बन जाए, ठीक है ना। एक ऐसी ब्रांड बन जाए जो ब्रांड का मैसेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कंसिस्टेंट हो, जो हमारे हर कस्टमर तक पहुंच जाए हर पॉसिबल वे के अंदर। यानी कि टीवी, अगर टीवी देखने वाले हैं उनको भी मैसेज पहुंच जाए, प्रिंट में भी, ऑनलाइन में भी, इवेंट में भी, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे गाइज। यहाँ होता है हमारा यूनिट 1 ख़त्म। कल से करते हैं हम यूनिट 2 एडवर्टीजिंग मैसेज शुरू। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर नोट्स परचेज़ करने हो तो आपको नीचे टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर द 1000 सब्सक्राइबर। अगला टारगेट करते हैं आपका डीएससी के एग्ज़ाम होने से पहले 2000 सब्सक्राइबर का, तब तक करवा दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।